अस्सलाम क्लास 8 हमने पार्ट ए में जो है डीएनए के हवाले से पढ़ा था और माइटोसिस पढ़ी थी हमने। और जो हमारी काइंड ऑफ सेल डिवीजन ये चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था सेल हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इसमें जो पार्ट बी अब हम स्टार्ट करें इसमें हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। काइंड ऑफ सेल डिवीजन जो है वो 2 टाइप की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस हम जो है पार्ट ए में कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस, ठीक है। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मियोसिस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मियोसिस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा माइटोसिस से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जब हमने माइटोसिस स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स नंबर है पेरेंट सेल की जेड जो है वो कॉपी होते हैं। दूसरा ये कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही डॉटर सेल, यानी कि डॉटर सेल हमने किसी कहा था जो न्यू सेल बन रहे थे डिवीजन होने के बाद, तो जितने उसमें मौजूद होंगे पेरेंट सेल में उतने ही डॉटर सेल में नंबर होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि जो आपके ये मियोसिस है इसमें हम जो पढ़ेंगे कि मियोसिस इन विच डॉटर सेल्स रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होंगे उनके हाफ जो है वो डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स आएंगे, यानी कि क्रोमोसोम डिप्लॉयड से क्या हो जाएगा, हेप्लॉयड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पेरेंट सेल में सपोज, अगर हम इसको एक सपोज करने के लिए हम एग्जैक्टली नहीं कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारा पेरेंट सेल्स हो गया, ठीक है। और जब ये डिवाइड होगा, यानी कि जब अपने आप को ये डिवाइड करेगा सेल डिवीजन, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर रिसीव करेंगे वो रिसीव आपका होगा ये 5, यानी कि ये डॉटर सेल जिसे हम न्यू सेल भी कहते हैं, तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब इस वक्त जो है ये डिप्लॉयड, यानी कि 2n, मैंने आपको जब हम माइटोसिस पढ़ रहे उस वक्त नहीं बताया था कि इसको हम डिप्लॉयड को 2n कहते हैं, यानी कि पेरेंट सेल में जो है वो, अच्छा डिप्लॉयड सेल उसे भी कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर कंप्लीट हो, ठीक है। अच्छा अब ये क्या कहलाएगा, हेप्लॉयड, यानी कि जिसको हम सिर्फ n से जाहिर करते हैं, ठीक है। ये डिप्लॉयड और ये हेप्लॉयड, ठीक है। अब पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो मियोसिस की जो डिवीजन है इसमें हाफ नंबर जो है क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रिसीव होंगे, 5 जो है वो रिसीव होंगे। अच्छा अब ये जो मियोसिस है, मैंने आपको बताया था माइटोसिस जो है वो हमारी पूरी बॉडी की जब सेल डिवाइड होते हैं वो माइटोसिस के जरिए होते हैं। लेकिन जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि जो आपके सेक्स सेल हैं जिन्हें हम गैमेट कहते हैं, वो जो बनते हैं मियोसिस के जरिए, ठीक है। अच्छा अब गैमेट, यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो गैमेट फॉर्मेशन है। और आपको पता है कि एक जो गैमेट है वो मेल से आता है और दूसरा जो है वो फीमेल से जो है वो आता है। अब सपोज जैसे यहाँ पर एक गैमेट आपका किससे आ रहा है, मेल से, मेल गैमेट को हम कहते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट को एग। अब स्पर्म और एग जो बनते हैं बॉडी में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो बनते हैं वो मियोसिस के जरिए बनते हैं, ठीक है। जो बॉडी सेल यानी कि जो पेरेंट सेल होगा, मैंने आपको माइटोसिस में जब हम पढ़े थे उस वक्त बताया था कि जो ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो तकरीबन 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। जो पूरे आपका डिप्लॉयड कहलाएगा उसमें आपकी क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है, 46 जो है वो होती है। तो अब जब ये 46 बॉडी सेल में होते हैं, तो जब ये स्पर्म और एग जब बनते हैं तो हाफ नंबर जो है स्पर्म लेता है यानी 23, और एग में भी कितने आता है, 23। लेकिन जिस वक्त जब जाइगोट बनता है, क्योंकि जब स्पर्म बन रहा है तो ये देखें ये एक सेल है, इसमें भी अपना एक न्यूक्लियस होता है, ये एग है, इसमें भी अपना न्यूक्लियस होता है। अब ये आपस में जब ज्वाइन होते हैं, यानी यूनियन, जब जाइगोट बनता है क्या बनेगा, वो जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो इस वक्त क्योंकि ये n है यानी कि हेप्लॉयड है, ये भी हेप्लॉयड है। अब जब 23 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ आके क्या बन जाएगा, वही दोबारा से जाइगोट में 46, यानी कि वही जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम हो जाएगा। और यही प्रोसेस आपका फर्टिलाइजेशन भी कहलाता है, यानी कि मेल गैमेट जिसको आप स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट एग आपस में ज्वाइन होंगे
जो मियोसिस के जरिए बनेंगे, फिर जाइगोट बनेगा और यही प्रोसेस आपका जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर जो हाफ ऑफ नंबर जो क्रोमोसोम्स नंबर इन्होंने गेट किए थे वो डिप्लॉइड जो है वो आपका सेल जाइगोट जो है वो बन जाएगा, यानी न्यू सेल जो है वो होगा। ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन किसकी, मियोसिस की, इन विच डॉटर सेल रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि जो हाफ नंबर क्रोमोसोम जो है वो इसमें जो है रिसीव करते हैं न्यू जो बॉर्न है उसमें जो स्पर्म और एग जो बनेंगे, और फिर जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड जो है वो एग्जैक्टली वो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें आ जाएंगी। अच्छा, अब जब मियोसिस की वीडियो आप जब देखेंगे तो एक दफ़ा दोबारा से जो फर्स्ट पार्ट था इसका, जिसमें हमने डीएनए और न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया था, समझाया था, उसको एक दफ़ा और ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। क्यों, देखें अभी जब हम यहाँ मियोसिस के मैं अभी आपको स्टेजेस समझाऊंगी क्यों, तो सारे क्रोमोसोम्स मैंने उसमें आपको पार्ट 1 में समझाया था, पार्ट ए में, कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स में भी पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए का बना हुआ होता है, और डीएनए पे छोटे छोटे बिट्स होते हैं जो जीन कहलाते हैं, और जीन आपका क्या होते हैं पूरा आपको मैं समझा चुकी हूँ उसमें। तो वही चीज़ अब हम इससे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है आपका मियोसिस का, और आगे जो हम पढ़ेंगे वेरिएशंस पढ़ेंगे, डिसकंटिन्यू वेरिएशन और कंटिन्यू वेरिएशन, देन उसके बाद हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं, और आपके जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, रिसीव कैरेक्टर, सारे इसी पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि जब ये मियोसिस हो रही होती है और स्पर्म और एग बनते हैं तो ज़्यादा डीएनए क्रोमोसोम जो है भी ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, और जब क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उनमें जो डीएनए मौजूद है, यानी उनमें जो जीन मौजूद है, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पेरेंट्स की वो भी ट्रांसफ़र होती हैं स्पर्म और एग में। अब जब जाइगोट बनता है तो ज़्यादा कुछ कैरेक्टर मदर के आते हैं उसमें जाइगोट में, और कुछ कैरेक्टर जो है वो फादर से आते हैं। तो फिर जो न्यू बॉर्न है या ऑफ स्प्रिंग है, जिसे हम कह लेते हैं न्यू जनरेशन कह लें, तीनों वर्ड हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें वो कैरेक्टर आते हैं। एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं होते, ज़ाहिर बात है। और ये वेरिएशन है, तो वेरिएशन क्यों होती है ये हम अभी पढ़ेंगे स्टेजेस जब हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम्स है वो अपने पार्ट्स जो है एक्सचेंज करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है सारा, तो इस वजह से जीन्स जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो कभी कुछ कैरेक्टर जो है वो फर्स्ट जनरेशन में जो है वो मदर के डोमिनेट हो जाते हैं, कुछ में फादर के, और फिर ये भी है कि मदर फादर के पास भी अपने पेरेंट्स के जीन्स होते हैं, तो कोई ना कोई एक जीन जो है वो डोमिनेट होती है। इसी तरह से सारे प्रोसेस जो है वो चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मियोसिस की स्टेजेस जो है वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी कि किस तरीके से माइटोसिस को जो है साइंटिस्ट ने डिवाइड किया हुआ है। इनकी स्टेजेस को भी वही जिस तरह हमने माइटोसिस में पढ़ा था 4 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज और नंबर 4 टेलोफेज। तो इसमें बस ये है कि जो आपका मियोसिस को जो हमने डिवाइड किया वो 2 फेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला फेज कहलाएगा आपका मियोसिस 1 जो रिडक्शन डिवीजन है, यानी कि पहले जो है वो पेरेंट सेल जो है वो जो 2 सेल में डिवाइड होगा तो उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाएगा। ठीक है, फिर मजीद जो 2 सेल्स है वो अपने आप को डिवाइड करेंगे, मियोसिस 2 जिसे हमने नाम दिया वो एज सेम एज जो है वो बिल्कुल माइटोसिस है की तरह ही है। ठीक है, तो इस तरह जो माइटोसिस में हमारे पास 2 सेल या 2 डॉटर सेल न्यू बन रहे थे, तो मियोसिस में हमारे पास जो है 4 सेल्स जो है वो हमारे पास आते हैं, 4 न्यू डॉटर सेल जो है हमारे पास मौजूद होते हैं। पहली डिवीजन इसकी रिडक्शन डिवीजन कहलाती है, और दूसरी जो है इसकी मियोसिस 2 जो एस माइटोसिस जो है वो होती है। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया था इसी तरीके से मैं दोबारा आपको स्टेजेस का बता रही हूँ। तो पहले जो है वो जिसे चार्ट्स के जरिए भी समझा दूँगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास अगर पेरेंट सेल में सपोज देखिए हम अभी 46 और इसकी बात नहीं करें, हम सपोज कर लेते हैं कि एक सेल है हमारे पास, उसके पास 10 जो है क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। तो सपोज ये जो पेरेंट सेल है, ठीक है, हमारे पास जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स मौजूद हैं? 10 मौजूद है। ठीक है, अब इसने पहले अपने आप को क्या किया, वही रिडक्शन डिवीजन हुई, तो अब डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम्स आ गए? 5। तो यहाँ पे ये मियोसिस 1 आपकी है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन। सही, या इसको आप मियोसिस 1 कह लें। अच्छा, अब जब सेकंड आपकी स्टेज शुरू होगी मियोसिस 2, तो ये सेल अपने आप को क्या करेगा? मजीद जो है वो डिवाइड करेगा, यानी कि अब ये पेरेंट सेल बन गया। ठीक है, क्योंकि माइटोसिस में तो वही सेम रहेगी। इस तरह ये अपने आप को 2 में मजीद डिवाइड करेगा।
तो ये आपकी आ गई यहाँ पर मियोसिस 2। इसे आप क्या कहते हैं, माइटोसिस भी कहते हैं। तो इस तरह जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है इसमें कितने आ जाएंगे, एज कम्पेयर माइटोसिस हमारे पास 2 सेल आए थे न्यू, और इसमें हमारे पास आ जाएंगे 4 न्यू डॉटर सेल्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है स्टेजेस हम पढ़ेंगे इसकी मियोसिस की। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिएगा मियोसिस के जो हम स्टेजेस अब स्टार्ट कर रहे हैं कि मियोसिस का जो प्रोसेस है पूरा, उसको मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि जो मियोसिस 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, और जो मियोसिस 2 है आपका प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, यानी कि ये सारे स्टेजेस है। ये पूरे जो आपका 1 है ये पूरा आपका कहलाता है रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, इससे पूरा जो है रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जो है पेरेंट सेल से हाफ हो जाएगा। उसके बाद जब मियोसिस 2 स्टार्ट होगी तो वही माइटोसिस के तरीके से जो है वो मजीद उसने अपने आप को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 4 डॉटर सेल जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे। अब जो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहली स्टेज है आपकी प्रोफेज 1। अच्छा, अब प्रोफेज 1 है, इसमें जो इन मियोसिस सबसे पहले इसमें जो आपका है, जो हम इसमें स्टडी भी करेंगे, ये बुक से भी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि पहले बुक पेज नंबर आप 22 ओपन कीजिएगा। Meiosis is a kind of cell division which occur only within the reproductive organ। मैंने आपको बताया था जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था कि जिस पूरी बॉडी के सेल जो है वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड होते हैं, जो उनकी डिवीजन होती है, और सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मेल एंड फीमेल में होते हैं, तो उनमें जो सेल डिवीजन होती है वो मियोसिस के जरिए जो है वो होती है। मियोसिस इज अ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल और गैमेट। क्योंकि सेक्स सेल को, क्योंकि कभी जैसे अभी जब मैं समझा रही हूँ तो जैसे सेक्स सेल भी मैं यूज़ कर सकती हूँ नाम, और गैमेट, तो ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है कि सेक्स सेल या गैमेट, जो एक मदर के जो है वो एग कहलाता है गैमेट, और फादर से जो आता है वो स्पर्म कहलाता है, ये गैमेट कहलाते हैं, इनको हम सेक्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो मियोसिस है वो कंसर्न किससे है कि प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल यानी गैमेट, उससे जो है मियोसिस के जरिए आपकी जो बॉडी में है वो गैमेट्स बनते हैं। फॉर डॉटर सेल हम किसको कहते हैं, जो न्यू सेल बन रहे हैं। डॉटर सेल किसको कह रहे हैं हम, जो पेरेंट सेल से न्यू सेल बन रहे होते हैं उनको हम डॉटर सेल कहते हैं। फॉर डॉटर सेल्स विद इन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल आर प्रोड्यूस बाय मियोसिस, यानी कि मियोसिस में जो है पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने रह जाएंगे, आपके हाफ जो है वो रह जाएंगे। अब जो पहली स्टेज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी प्रोफेज 1 मियोसिस की, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, यानी कि जिस वक्त सेल जो है अपने आप को डिवाइड करके, आपको पता है पहले बताया भी था कि इसमें जो है वो सेल को जो है वो सिग्नल मिलता है जिसमें वो अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है। तो इसमें जो है वो प्रोफेज 1 में सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम्स वही उसी तरीके से कि क्रोमोसोम्स आपस में जो है वो अपने आप को कंडेंस करेंगे, पहले अपने आप को जो है वो थिक फॉर्म में लेकर आएंगे, देन जो है वो अपने जो है वो सबसे पहले डिवीजन के बाद क्या होता है, वो अपनी कॉपी बनाता है। तो अभी देखिए कि अभी इस वक्त जो ये एक क्रोमोसोम एक ये है, एक ही हमने सपोज किया है कि हमारे पास जो सेल है जो डिवीजन के लिए रेडी है या प्रिपेयर है, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 4 सपोज हमने ये कर लिया है। ठीक है, अब वही सबसे पहले जब भी क्रोमोसोम अपने आपको नहीं सेल जो डिवीजन स्टार्ट होगी तो वो अपने क्या करता है, वो कॉपी बनाता है। तो ये अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि सिर्फ एक इस तरीके से ये एक क्रोमोसोम्स है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अपनी ही जैसी कॉपी बनाएगा। तो ये एक जो क्रोमोसोम है इसमें 2 क्रोमेटाइड्स होंगे, मैंने उस दिन बताया जिस वक्त माइटोसिस पढ़ रहे थे हम, तो ये क्या कहलाते हैं, 2 क्रोमेटाइड, यानी कि इसको हम सिस्टर क्रोमेटाइड भी कहते हैं कि ये इस वक्त अब ये पूरा एक क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले जब डिवीजन होती है तो जो ये सिंगल आपका क्रोमोसोम है, इस वो सेल आपका रेडी है डिवीजन के लिए, तो ये अपनी जो है कॉपी बनाता है, एग्जैक्ट कॉपी। तो वो कॉपी अब के इस वक्त ये कहलाएगी, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो इस तरीके से ये एक
क्रोमोसोम ये कहलाएगा और इसकी ये 2 क्रोमेटाइड, ये पूरा मिलके एक क्रोमोसोम कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये पूरा एक क्रोमोसोम्स है और इसमें जो है ये 2 क्रोमेटाइड जो है कहलाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमने सेल लिया है उसमें इस वक्त कितने क्रोमोसोम हैं? 4, अपनी कॉपी के साथ, ठीक है। अपनी ये देखें, अगर आप फॉर एग्जाम्पल सपोज करें तो इस वक्त 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 नहीं कहेंगे, हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है अपने क्रोमेटाइड के साथ, यानी कि अपनी कॉपी के साथ, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, ठीक है, जो अब डिवीजन के लिए तैयार है, ठीक है। ये तो हो गया ये पहला पॉइंट प्रोफेस का, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ से सेकंड पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, पहले मैं आपको समझाने से पहले पेज नंबर 22 पर ही, कि ड्यूरिंग द मियोसिस द क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर एंड थिक, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। दे फॉर्म पेयर द मेंबर ऑफ विच आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कहते हैं जो हर चीज़ के लिहाज से बिल्कुल सेम हो, जैसे आइडेंटिकल ट्विंस के लिए भी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, जो हर चीज़ बिल्कुल सेम हो तो उसके लिए आइडेंटिकल का इस्तेमाल करते हैं, इन शेप एंड साइज। अच्छा, अब यहाँ आइडेंटिकल के लिए मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन कर दूँ कि जब हमने पढ़ा था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, हमें आपको समझा रही थी फर्स्ट वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं इस तरीके से। सपोज अगर ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसके अंदर पूरा जो है इस तरीके से ट्विस्ट लेटर की तरह जो डबल हेलिक्स इसका मॉडल कहलाता है, इसमें डीएनए होता है, ठीक है। और अलग से अगर हम ये देखें, सपोज मैंने इसको बाहर निकाला इस थ्रेड को, डीएनए थ्रेड को, तो इस पे जो है वो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ये इस तरीके से बिट्स ऑफ डीएनए के, यानी जिनको हम जीन कहते हैं, ये मौजूद होते हैं। इसका मतलब कि हर क्रोमोसोम पे उसकी अपनी जीन मौजूद होती है। तो अब आइडेंटिकल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, फॉर एग्जाम्पल अगर जब हम पेयर बनेंगे क्रोमोसोम तो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों क्रोमोसोम्स पे जीन सेम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपकी मदर का आई का कलर जो है वो ब्लैक है और फादर की आई का कलर भी ब्लैक है, तो इट्स मीन जो आपके पास क्रोमोसोम्स यहाँ पर आ रहे हैं जाइगोट में, तो उन दोनों पे जीन कैसी होगी? आई कलर की जो जीन कहलाएगी वो ब्लैक होगी। और सपोज ये भी हो सकता है कि अगर आपकी मदर की आई का कलर ब्लू है और फादर की आई का कलर जो है ब्लैक है, तो इट्स मीन तो जीन आ रही है आपके पास वो जो है वो आइडेंटिकल नहीं है। शेप एंड साइज में तो क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम होंगे, होमोलोगस कहलाएंगे, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे वो, ठीक है। जीन के मैनर्स के लिहाज से आइडेंटिकल नहीं कहलाएंगे, लेकिन शेप एंड साइज के लिहाज से आइडेंटिकल होंगे। लेकिन हाँ, रिप्रेजेंट क्या कर रही है वो जीन? आई कलर को, तो इस लिहाज से वो आइडेंटिकल कहलाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? कि यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मतलब वो जो जीन है वो आई कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन सिर्फ उसके पास जो जीन है वो 2 हैं, एक ब्लू कलर आई और एक ब्लैक कलर आई, ठीक है। वो तो अब आगे हम टॉपिक में भी पढ़ेंगे किस तरीके से सारा होता है। तो इस तरह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनेंगे वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों के जो है जीन सेम भी हो सकती हैं, और दोनों पे जो जीन जो है वो अलग अलग भी हो सकती हैं। तो इसलिए हमने कहा कि जब होमोलोगस पेयर बनेंगे क्रोमोसोम्स प्रोफेस 1 में, तो वो शेप एंड साइज में सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब वास्तव में यहाँ से इसको लाइन को कंप्लीट कर रही हूँ कि विच आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, दे आर कॉल्ड होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम रिप्लिकेट्स इटसेल्फ टू फॉर्म 2 क्रोमेटाइड। ये तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि फिर अपने आप को क्या करेगा, वो एक जो है वो अपने आप को अपनी कॉपी जो है वो बनाएगा। मैं इसको पेयर फॉर्म में कर देती हूँ यहाँ पर, इस तरह से अलग अलग हुए में। सपोज ये पेयर बन गए यहाँ पर 4 हमारे पास, ये एक हमारे पास अपनी क्रोमेटाइड के साथ पेयर, ये एक पेयर, ठीक। ठीक, तो अब ये एक पेयर आपके पास ये आ गया है और एक पेयर ये आ गया, ठीक है। ये आपके होमोलोगस पेयर जो है यहाँ पर बन गए हैं। फर्स्ट स्टेज जो आपकी प्रोफेज आपकी चल रही है, ठीक है, पेयर हो गए। अच्छा, अब तीसरी स्टेज जो आ जाती है वह है क्रॉसिंग ओवर, कि जिसमें क्रोमोसोम जो है वो अपने पार्ट्स जो है वो एक दूसरे से क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, जिसको हम इस तरह एक्सचेंज भी कह सकते हैं या ट्रांसफर भी कह सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज का वर्ड ज़्यादा सही रहेगा। कि मैं आपको अलग से भी यहाँ से बता देती हूँ किस तरीके से, कि फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम पेयर हमारे पास ये है, मैं कलर में आपको बता देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक हमारे पास पेयर
ये, ठीक है। अच्छा, अब इस जो ये प्रोफेज 1 है जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इसमें फिर आप क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स ये अपने आप को पहले अटैच करेंगे, यानी दोनों पेयर अपने आप को क्या कर लेंगे, अटैच करेंगे डिफरेंट जगहों से। जैसे सपोज ये इस तरीके से, ठीक है, और ये दूसरा पेयर इस तरीके से अपने आप को ये, ठीक, यानी कि इस तरीके से जो है ये अपने आप को अटैच कर लेंगे ये। तो ये अब जब ये सेपरेशन होगी, जब हम दूसरी स्टेज में जाएंगे, तो जब ये अटैच हुए हैं, तो अब ये इस स्टेज पे अपने जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ आपको बताती हूँ, इस तरीके से जब ये अटैच हो जाएंगे, अटैच होने के बाद किस तरीके से, ये एक पेयर है, ठीक है, इसने अपना पार्ट्स ये देखिए सही, इस तरह से जो है इसने अपना पार्ट जो है वो चेंज कर लिया है, ठीक। ये क्रोमोसोम अटैच होने के बाद ये देखिए कलर में आपको और ज़्यादा नजर आ रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। ये थर्ड डायग्राम, इस तरीके से जो है ये अपने पार्ट्स जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे। जब ये जिस वक्त ये एक्सचेंज हो रहा होता है, तो ज़्यादा जब पार्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो क्रोमोसोम्स में क्या होती हैं, जीन्स होती हैं। तो इस तरीके से जीन्स भी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में, और इसी वजह से वेरिएशंस आती हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आपस में सिबलिंग्स यानी जो बहन भाई होते हैं वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी नहीं होते ना, जो न्यू जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्टली कॉपी होती है। तो ये वेरिएशन, यही जो क्रॉसिंग ओवर है, यही वेरिएशन का जो है वो बाइस बनती है। और इसी तरीके से जो है आगे जो हम म्यूटेशन वगैरह पढ़ेंगे, अगर जिस वक्त क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है क्रोमोसोम्स में, अगर इस वक्त कोई जो कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो म्यूटेशन यानी कोई डिजीज़ वगैरह जो है वहाँ पर हो जाती है। फिर एवोल्यूशन, इसमें हमने कहा था बिगनिंग से जो है बिल्कुल सिंपल बिगनिंग हो, तो वो उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो वो भी इसी वक्त ही जिस वक्त भी क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है क्रोमोसोम में, तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ हो जाती है तो ये जो है वो होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आपको जो मैंने इस तरह से बोर्ड पे बना के दिखाया है, यहाँ भी आपको मैं स्क्रीन पर एक क्लिप दिखाऊंगी क्रॉसिंग ओवर की, वो देखिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब पिक से आपको और समझ में आ गया होगा, जो आपने अभी स्क्रीन पे देखी, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे बना के दिखाई, यानी कि अब यहाँ पर जो है वो आपकी क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई है। तो हम सेकंड स्टेज अब स्टार्ट करेंगे इसका। जो आपका कहलाएगा मेटाफेज। अब स्टेजेस के आपकी बुक में तो नाम नहीं दिए, लेकिन अब नाम से आपको और ज़्यादा क्लियर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। मेटाफेज 1, यानी कि मेटाफेज 1 जब आप जो पार्टनर है वो एक्सचेंज हो चुके हैं। यहाँ मैं उसको भी यहाँ भी कर देती हूँ। इस तरीके से पार्टनर जो है अपने आप को एक्सचेंज कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेटाफेज आपके जो 1 है, इसमें वही पूरा आपका जो प्रोसेस आ जाएगा कि होमोलोगस पेयर्स बन चुके हैं और पूरा सारा आपका प्रोसेस है कि ड्यूरिंग द फेज ऑफ पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ इन द इक्वेटर। वही अपने आप को क्या करेंगे, इक्वेटर पे जो है वो इक्वेटर आपका जो जितने हैं आपके पार्ट है इक्वेटर पे अपने आपको जो है वो सेट कर लेंगे। मैं इसको दोबारा से बना देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए आपको कि अपने आप को जो है वो इक्वेटर पे अरेंज कर लेते हैं। ये आपका सेल है, और ये सेंट्रोमियर जिससे ये अटैच है एक दूसरे से। इसका पार्ट, ये पेयर हमारे पास, ये
अच्छा, अब इस मेटाफेज में आपको पता है कि क्या बनने शुरू हो जाती है, स्पाइंडल फाइबर्स बननी शुरू हो जाएंगी। सेंट्रियोल इसके जो स्पाइंडल निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें से प्रोटीन की जो स्पाइनल फाइबर धागे जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये इसको अटैच कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से जो है ये अटैच हो जाएंगे, यानी पेयर सेंट्रोमेयर के जो है वो आगे जो है वो एक पर अटैच हो जाएगा। इस तरह जो है फिर वो उसको जो है वो इक्वेटर पे जो सारे क्रोमोसोम जमा हो गए, ये आपका जो है मेटाफेज होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी स्टार्ट होगी वो है एनाफेज 1। अच्छा, एनाफेज 1 में क्या होगी, वही कि स्पाइनल फाइबर जो है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपने आप को जो है वो अपोजिट पोल की तरफ जो है वो खींचना शुरू करेंगे। तो जब ये अपने आप को अपोजिट पोल की तरफ खींचेंगे तो ये स्पाइनल फाइबर जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगी और फिर इस जो क्रोमोसोम्स है वो भी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, पूरे अटैच हुए में। अभी पूरे जो है इस तरीके से, मैं दोबारा इसको बना देती हूँ आपको। ठीक है, अभी ये पूरे इससे जो कॉन्टैक्ट हो गए अपोजिट पोल की तरफ ले जाएं, सही एनाफेज में। अच्छा पूरा, अच्छा अब टेलोफेज जो आपकी थर्ड स्टार्ट होगी, फोर्थ स्टेज। इसमें जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से जो है वो बननी शुरू हो जाएगी। तो दोबारा से आपकी जो है इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो जो डिसअपियर हो गई थी वो, इस तरह ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सही। तो इसका मतलब जो एक हमारे पेरेंट सेल में कितने थे, 4 क्रोमोसोम्स थे, तो जो रिड्यूस होके कितने रह गए हमारे पास। अब यहाँ से जो आपकी लास्ट है इसमें स्पाइनल फाइबर से सब जो है कॉन्टैक्ट हो गए, ख़त्म हो जाएंगे, ये देखें। और लास्ट स्टेज में टेलोफेज 1 में जो है हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स जो है हमारे पास आ गए, यानी कि जो पेरेंट सेल हमने लिया था उसमें 4 क्रोमोसोम थे, अब रिड्यूस हो गए, क्योंकि आपकी जो है मियोसिस 1 तो लास्ट स्टेज में ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, रिडक्शन डिवीजन जो कहलाते हैं। तो अब इसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स कितने रह गए, 2, यानी कि आपके पास 4 से जो है वो 2 सेल्स जो है आपके पास आ गए। अब जो मियोसिस 2 स्टार्ट होगी, मियोसिस 2 में क्या होगा, वो बिल्कुल एज इट इज़ वही इस तरीके से हमने जो है वो किया था माइटोसिस में। अभी आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है मियोसिस 2। ठीक, अच्छा अब मियोसिस 2 में बिल्कुल एज इट इज़ वो इसी तरीके से सारा प्रोसेस होगा जो हम माइटोसिस में कर चुके हैं। उसी तरीके से जो प्रोसेस 2 होगा कि अपने आप को जो है वो क्रोमैटिड्स जो है वो थिक, जो हम इस वक्त से क्रोमैटिड करा रहे हैं इस वक्त, तो ये अपने आप को क्या कर लेंगी, थिक करेंगी और विजिबल कर लेंगी। और जो मेटाफेज होगा वही उसी तरीके से इक्वेटर पे आ जाएंगे। और फिर अब जो सेपरेट होगा, यानी कि जो मैं आपको इस एक डायग्राम और क्लियर यहाँ समझा दूँ, इस तरीके से जो स्पाइनल फाइबर बनेंगे, ये आपके क्रोमोसोम्स जो अपने आप को अटैच हुए हैं। ठीक है, इक्वेटर पे आ जाएंगे। 2 आपके ये हैं जिसमें जो है वो एक सेल ये है, ठीक है, और दूसरा सेल आपके पास नीचे में यहाँ बना देती हूँ। ये 2 सेल हमारे पास आए थे ना,
अब जो मेटाफेज है वही उसी तरीके से स्पाइंडल फाइबर इसमें जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वही इसी तरीके से। ठीक है, अब इसमें जो है वही क्रोमेटाइड्स एक स्पाइंडल इसको अटैच कर लेगा, एक जो आगे इससे अटैच हो जाएगा, एक इसको सेंट्रोमियर से, एक इसको सेंट्रोमियर से। इस तरीके से यहाँ भी जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी स्पाइनल फाइबर दूसरे सेंट्रोमियर से, फिर ये इससे और ये इससे, इस तरह से जो है वो अटैच होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी। और इसी तरीके से आखिर जो है आपकी जो है एनाफेज जब स्टार्ट होगी, एनाफेज में ये क्रोमेटाइड्स जो है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होने के बाद जो है वो उसी तरीके से लास्ट में हमारे पास 4 सेल्स जो है आपके पास टेलोफेज में आ जाएंगे, कि दोबारा से जो है वो आपके पास निकल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ आपके पास ठीक है 4 सेल आपके पास आ जाएंगे। जिसमें आपके पास क्रोमोसोम्स हाफ नंबर जो है वो रह जाएंगे। सही, ये लास्ट में जो मियोसिस की जो आपकी टेलोफेज होगी उसमें वही कि आपके पास 4 जो है वो न्यू डॉटर सेल मौजूद होंगे, इसमें हाफ नंबर जो है क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे आपके पास। सेपरेट जब हो जाएंगे, एक बड़ा हो गई है, फोर क्रोमोसोम्स आपके पास है और वही 4 न्यू डॉटर सेल आपके पास मौजूद है, जिसमें आपके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है, जो गैमेट फॉर्मेशन में जो है इस पूरे प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है। इसकी इंपॉर्टेंस भी यही है कि गैमेट फॉर्मेशन में जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, मियोसिस का टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो गया। मैं आपको बुक से अभी आप कंप्लीट पढ़ के सुना देती हूँ। पेज नंबर 22 ओपन कीजिएगा। जो भी मैंने स्टेजेस आपको यहाँ पे समझाए थे, और एक पूरी स्टेजेस जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाई है उसकी एक पिक भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, स्क्रीन पे देखिएगा। पूरी स्टेजेस जो प्रोफेज 1 से लेकर आपकी टेलोफेज 2 तक की स्टेजेस है, उसमें ये पिक्स पूरी नज़र आएगी, अपनी स्क्रीन पर देखिए। चलिए अब मैं आपको यहाँ से रीड आउट कर रही हूँ। पेज नंबर 22 थर्ड पैराग्राफ है। Homologous pairs of chromosomes now arrange themselves around the middle of the cell. Spinal fiber become attached to the homologous pair of chromosomes and ये वही मेटाफेज ही है जिसको यहाँ पे आपकी बुक में बताया गया है। Pull them apart. They move to opposite ends of the cell. The cell begins dividing into 2. अभी यहाँ पे एनाफेज स्टार्ट हो गई है। Spinal fiber now pull the chromatids of each chromosome away from each other. टेलोफेज आपकी यहाँ पर दे सेपरेट एंड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। द सेल डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट्स। वही लास्ट 4 डॉटर सेल आपके पास होंगे, ईच कंटेनिंग हाफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। हमने वही 4 लिए थे, ज़्यादा यहाँ पास कितने आ गए, लास्ट में 2 आपके पास क्रोमोसोम हो गए। द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, द 4 सेल्स बिकम 4 हैप्लॉइड गैमेट, यानी कि इस वक्त अभी क्या कहलाएंगे, हैप्लॉइड गैमेट, जिसको मैंने आपको बताया था ना कि हम एन से जो है वो जाहिर करते हैं, यानी कि ये सारे जो है इसमें ये हैप्लॉइड नंबर है, सारे क्रोमोसोम्स कौन से हैं, ये हैप्लॉइड। और जो डिप्लॉइड मैंने कहा था 2n से, हम इसको हम आपके पास जो है जाहिर करते हैं। जैसे अब मैं तो एक चीज़ से और मैं आपको एक समझा दूँ, जिस तरीके से मैंने आपको 10 क्रोमोसोम्स के लिहाज से समझाता। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे जो बॉडी सेल यानी कि उसके पास 46 हैं, ठीक है, किसमें, जो बॉडी सेल यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है। अब 23 किस में है, आप स्पर्म में, ठीक है, और 23 किस में है,
एग में इज इक्वल टू 46 जाइगोट में। तो फर्टिलाइजेशन होगी तो वही 46 आप आ जाएगा, और यही प्रोसेस के जरिए जो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो ह्यूमन बीइंग में 46 होता है वो कांस्टेंट जो है वो रहता है इसी के जरिए। ठीक है, अब यहाँ मियोसिस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है आपका। इसको आप मतलब कई दफ़ा इसको रिपीट कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, न्यू टॉपिक ज़रूर है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जहाँ भी कोई तो अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम लगती है तो आप इसको दोबारा से आकर पूछ भी सकते हैं, समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से और रीड आउट कीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा, फिर इसको समझिएगा तो ईजिली मैं आई थिंक कि आपको समझ में आ जाएगा।